हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ और आज स्टार्ट करने वाले हैं अगला वीडियो जो कि फोर्थ लेक्चर होगा। और इसमें भी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार का पैटर्न कुछ अलग होगा। पैटर्न का मतलब है कि इस बार का चैप्टर जो है, जैसे मान लेते हैं इस बार वेक्टर का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा वेक्टर चैप्टर से रहेगा। उसका क्वेश्चन को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। ये दो वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है और ये दोनों यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। और इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। और यहाँ थीटा क्या है तो ये इंडिकेट कर दीजिएगा, वेयर थीटा इज द एंगल। अब कहाँ का एंगल है? दो वेक्टर जो लिए हैं उसके बीच का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ए और बी जो है हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आप लोगों को भी पता है और सबको पता है। सिंपल चीज़ है कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का और कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, जो हमको प्रूव करना है उसका एलएचएस का पार्ट देखिए। उस एलएचएस का पार्ट को हम लोग लेकर चलते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ वेक्टर नहीं होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग? सेम वेक्टर को लेकर के सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी डॉट में करेंगे, क्रॉस में नहीं करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू, तो जब इसको गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो दोनों को गुना करेंगे तो स्क्वायर में चल जाएगा। स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टर्म जाएगा तो ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है। ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो है मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, या हम लोग इसको अगले स्टेप में चेंज कर सकते हैं। ए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है और बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है, तो ये यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका वैल्यू सिंगल 1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख देते हैं या अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। वन प्लस टू। देखिए, ये ए डॉट बी है। ए डॉट बी का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ए डॉट बी में कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे होगा? ए डॉट बी है तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा, तो ए बी का वैल्यू 1 हो गया, 2 पहले से है, और कॉस थीटा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमको दे देगा जिसका एलएचएस वाला पार्ट है, प्रूविंग वाला। तो यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर मॉड, सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 1 2 हो जाएगा और प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा होने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू होता है
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये इसका वैल्यू होता है। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला है, ये याद भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2 to 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ स्क्वायर है। प्रूफ क्या करना है विदाउट स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर टर्म हटा लेंगे या बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 और 2, 2 को 2 है तो सिर्फ 2 आ जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया प्रूफ। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी भी टर्म या किसी भी स्टेप में, तो एक बार हमको लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसको फिर से बताया जाएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम सोच रहे हैं कि एक कंसेप्ट हम लोग को रिमेंबर करवा दें, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर इस कंसेप्ट को नहीं पढ़े हैं तो अभी बता रहे हैं, उसको देख लीजिए, समझ में आए तो ठीक है, और ना आए समझ में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन का कंसेप्ट। ये सबको पता है 3D में 3 एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x y z। ऑरिजिन से जब हम लोग यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है ये r यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r यूनिट वेक्टर। और ये जो r है ये x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और z के साथ एंगल बना रहा है गामा। अल्फा बीटा गामा, x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, और z के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जो एंगल बन रहा है जिस लाइन से, जैसे कि मान लीजिए अल्फा एक्स से बन रहा है, ये बीटा वाई से या वाई पर बन रहा है, बेस उसका वाई है, बेस इसका एक्स है, बेस इसका जेड है। तो जब ये एंगल बन रहा है किसी लाइन का तो इसको बोलेंगे एंगल आर रेफर्ड एज द डायरेक्शन एंगल ऑफ द लाइन, ठीक है। और अगर इसमें हम कोसाइन का वैल्यू लेते हैं, कोसाइन का मतलब हुआ कि एक्स वाले लाइन पर अगर कोसाइन का वैल्यू लेते हैं तो उसको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसी एंगल का अगर हम लोग कोसाइन लेते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और जिस लाइन पर एंगल को लिए हैं, जैसे कि एक्स पर लिए हैं आर के साथ अल्फा एंगल, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ द लाइन हो गया। और इसमें हम लोग अगर कोसाइन ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया है? तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम इसमें अब आगे कुछ एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा। अल्फा एक्स पर है तो एक हम लोग चीज़ पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं और मैथ्स में भी पढ़े हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें क्या देखे हम लोग? उसमें हम लोग देखे हैं कि देखिए अगर ये कोई वेक्टर है, ये कोई थीटा एंगल है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है वो आर कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखिए, जब ये x में हमारे पास है तो x के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। रिजॉल्व करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सिंपल चीज़ें, सबको आइडिया होगा इसका। अगर y में हम लोग चलते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r, r तो सबका सेम रहेगा, r चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। r कॉस बीटा। एक चीज़ देखिए, यहाँ थीटा लिख दिए, अल्फा लिखा आएगा, ठीक है। आर कॉस अल्फा, आर कॉस
बीटा, और अगर z में लेते हैं हम लोग तो z इज इक्वल टू आर कॉस गामा। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो r होता है ना, ये r डिनोट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड को। ठीक है, r डिनोट कर रहा है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, वेयर r डिनोट द मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड? वेक्टर का, ऑफ वेक्टर। ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा, अगर ये डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि अगर x y z 3 एक्सिस हो गया, x वाले में लेते हैं ऑरिजिन तो 0 हो गया, तो समथिंग माइनस 0, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट कर दिए तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं नंबर 1 दे करके। अब देखिए, इसको तो नंबर 1 दे दिए, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, इसको तीनों को दे दीजिए ए नंबर। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो इसको मिटा देते हैं और अगले पार्ट में चलते हैं कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, इसके बाद का कंसेप्ट में क्या होगा, हम लोग लिखे तो उसमें क्या, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन ए जो हम लोग लिखे थे एंड एडिंग ऑल, ठीक है, देन वी गेट, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब सबको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए तीनों में आर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये तीनों एक साथ आ गया, ये आर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग अभी जस्ट प्रूव करके आए थे कि दिस पोर्शन क्या होता है, दिस पोर्शन होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इतना जब आ गया तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस अल्फा को, कॉस बीटा को, कॉस गामा को। ठीक है, इसको हम लोग लेट मान लेते हैं, एल एम एन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि द कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, सॉरी एंगल हो जाएगा, डायरेक्शन एंगल आर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, and these are denoted by LMN। तो जब इसको LMN से डिनोट कर दिए हम लोग, तो यहाँ सिंपल चीज़ है, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि एल स्क्वायर
दैट मीन्स कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हर डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होता है, स्क्वायर का सम, वो 1 आता है। ठीक है, ये आना ही चाहिए 1। ये 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 1 से छोटा भी नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो ये 1 आएगा, एकदम पक्का है ये। ठीक है, अब आगे वाला नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिए एक और छोटा सा चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान से उसको देख लीजिए। जैसे कि एक हम फॉर्मेट लिख रहे हैं इक्वेशन का, सपोज दैट x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, ये इक्वेशन लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ही रहेगा, x1 y1 z1 ये हमारा पॉइंट रहेगा, और ए बी सी जो नीचे में है वो भी हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो सिंपल चीज है कि जो ए बी सी होगा, ये दिस ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और इसी डायरेक्शन रेशियो से हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब जब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखिए अगर ये ए है तो ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, एक पार्ट हुआ। सेकेंड वाला जब निकालेंगे तो बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, और थर्ड वाला जब निकालना होगा तो सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो जब निकलता है तो नीचे में अगर ए बी सी चाहे जो भी नीचे में है उससे हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ए बी सी, और अगर निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन तो अगर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट बाई तीनों का स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, सेम सब में चलेगा, ए वाले में भी चलेगा, बी वाले में भी चलेगा, सी वाले में भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। इस पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर इस पर जो क्वेश्चन है हम लोगों को बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को निकालना है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब वो लाइन क्या है मेरे पास? 3 माइनस एक्स बाई माइनस 1, 2 बाई माइनस 1 बाई 2 z बाई 4। तो ध्यान से कि जो इक्वेशन लिखे थे उसी का फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी का फॉर्मेट का मीनिंग है यहाँ पर। हम लोग लिखे थे क्या, ध्यान से देखिएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, देखिए ये उस फॉर्मेट में नहीं है, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि x वाले को पहले करना पड़ेगा। तो x वाले को पहले करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे, आप लोग के लिए एक्सप्लेन करके हम बना रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप यहाँ बढ़ेगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे ठीक होते हैं, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करके बना रहे हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे जब हम लोग, तो माइनस एक्स माइनस थ्री और नीचे -1 है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में यहाँ तो सिर्फ y लिखे हैं, तो यहाँ पर 2y नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी y ही होना पड़ेगा। तो इसको अगले स्टेप में हम लोग कवर करेंगे, फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इसको देखो z का मतलब होता है कि ये जो z1 का वैल्यू है वो 0 होगा, तो z माइनस 0 बाई 4। अब देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बाई 1, x माइनस 3 बाई 1, 2y माइनस 1। देखिए 2y है तो y को फ्री फ्रॉम 2 करेंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1/2 बाई 1, और ये चीज़ तो सही लिखा हुआ है,
ठीक है। अब ये पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसमें सेट हो गया है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। जब इस पर सेट हो गया है तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा इसका वो 1:1:4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:4। और डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पता ही है क्या करेंगे, 1 लेते हैं, 1/1 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, फिर से 1 लेते हैं y वाले के लिए, 1+1+16 अंडर रूट, फिर से लेते हैं तो ये 4 1+1+16 का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत इजी है, ये सब आप लोग भी जानते हैं, डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए 1/16 17 18, अब 18 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 × 2, इसका निकल के आ जाएगा 3/3√2, तो 1/3√2, 1/3√2, 4/3√2, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो हमको निकालने बोला था, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने बोला था, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल दिए, 1/3√2, 1/3√2, 4/3√2 और डायरेक्शन रेशियो 1:1:4, ठीक है। देखिए अगर हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं या 3D पढ़ते हैं तो उसमें बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा वेक्टर का, हर एक टर्म्स को, हर एक कंडीशन को, सिचुएशन को और क्वेश्चंस का पैटर्न को। और वैसे ही हम लोग 3D अगर पढ़ते हैं तो 3D में बहुत सारा चीज़ कंबाइंड है। 3D प्लेन में हम लोग जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन तो हर जगह मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो हर जगह, हर फॉर्मेट में, हर कंडीशन में, हर टाइप के इक्वेशन में, जैसे कार्टेशियन हो गया, पोलर इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, हर तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर कहीं नहीं करना है, डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के व्यू से भी और एडवांस के व्यू से भी, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिएगा आप तो उसमें ये पूछता ही है 12th के बेसिस पर, चाहे स्टेट लेवल का दीजिए, सेंट्रल लेवल का दीजिए, IIT JEE का दीजिए, किसी का भी दीजिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिनती होगा इसका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ़ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 मतलब 0 भी लिखते हैं या 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर ए वेक्टर 0 नहीं है और A.B इज इक्वल टू A.C है, ठीक है, A.B इज इक्वल टू A.C है एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C है, तब हम लोगों को प्रूफ करना है देन सो दैट ST लिखे हैं, सो दैट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, ठीक है, वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ये आइडिया आप लोग को होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर ये आइडिया नहीं है तो इसको टच भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले पढ़ना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कोई चीज़ किसी को डाउट है तो बता दीजिएगा। आगे देखिए, अब सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए हम पहले लेते हैं A.B इज इक्वल टू A.C को। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पार्ट को इधर ले आते हैं, -A.C इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इसमें से जो वेक्टर कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। दैट मीन्स कि A वेक्टर बाहर निकाल लेते हैं, बचता है क्या B वेक्टर माइनस C वेक्टर। डॉट का प्रोडक्ट है तो डॉट में ही रहेगा, क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग। A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्लास 10 में चले जाइए और वहाँ एक चीज़ सोचिए कि जब हमारे पास ऐसा इक्वेशन आता था, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अगर समथिंग डॉट समथिंग वेरिएबल में भी रहता है इक्वल टू 0, तो या तो ये पार्ट 0 हो जाएगा या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब देखिए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये पार्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है तो याद रखिए डॉट प्रोडक्ट में ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए बी अगर रहता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस हमेशा परपेंडिकुलर में रहता है दोनों वेक्टर का एंगल। तब b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और वेक्टर a जो रहेगा मेरे पास वो परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर b माइनस वेक्टर c का, ठीक है। तो इतना हो गया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, और जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है वो कंडीशन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं, हर चीज़ को लिखा नहीं जाता है। इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट देखिए, क्रॉस में आ जाइए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, इसमें भी वही काम करेंगे, इधर ला करके माइनस करेंगे, तो ये डायरेक्ट लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस में है तो क्रॉस में ही रहेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम कंडीशन रहेगा, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। तो देखिए ये b माइनस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर b माइनस वेक्टर c बराबर ज़ीरो। और क्रॉस प्रोडक्ट में याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो वेक्टर का एंगल पैरेलल होता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, ये पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर लिया है वेक्टर के बीच में एंगल। और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल जो होता है दो वेक्टर के बीच में वो सेम होता है। तो सेम एंगल तभी होगा जब वो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री पर मान लीजिए सरफेस पर है तो ये भी सरफेस पर 90 डिग्री पर रहेगा, यानी कि दोनों वेक्टर का जो एंगल रहेगा वो सेम होगा। तो अब इसमें देख लीजिए कि वेक्टर ए जो होगा और बी माइनस सी होगा, दोनों के बीच में पैरेलल कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए पैरेलल हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन वहाँ पर लगा दीजिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और इसको भी हम लोग सेम ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए b माइनस सी जीरो, बी माइनस सी दोनों में जीरो है, b बराबर सी आ गया, b बराबर सी आ गया, दोनों में b बराबर सी आ गया, ठीक है। देखो b बराबर सी जब आ गया है दोनों में एक ही चीज़ आया है, लेकिन दोनों में एंगल अलग अलग आया है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है क्या कि हम अगर दो वेक्टर लेते हैं और दोनों वेक्टर के, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर इस तरह से b बराबर जीरो, b बराबर सी, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरेलल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो यही कंडीशन होगा या तो यही कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं और वहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अगर किसी को सच में, अगर कोई रियली में ध्यान से पढ़ रहा है, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम प्रॉब्लम समझ सकें और उसको सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। दोनों में b बराबर c हो गया, और इसमें परपेंडिकुलर हो गया एंगल, इसमें पैरेलल हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, ए कैन नॉट बी बोथ, बोथ का मतलब है परपेंडिकुलर एंड या पैरेलल, ठीक है। ए कैन नॉट बी बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, हेंस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, दैट्स इट, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो वेक्टर के कंसेप्ट पर डिपेंड था, और इस पर कुछ हम लोग आज सीखे भी, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और उसको बनाने का टेक्निक, तरीका
कॉम्पिटिटिव व्यू से भी और एग्जामिनेशन व्यू से भी, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और एक और कंसेप्ट भी सीखे डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन रेशियो का भी सीखें, कैसे निकालते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, जो x माइनस ए वाला बताए थे, x माइनस एक्स डेस बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डेस बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डेस बाई सी। इससे डी आर निकाले थे, डी आर से सी आर निकाले, सी आर मतलब कि कोसाइन का वैल्यू जो था वो निकाले थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एग्ज़ाम में देता है क्वेश्चन तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा फिक्स है। इसके पहले जो बनाए थे वो 2 या 3 में डाल सकता है, दोनों क्वेश्चन 2 या 3 में डाल सकता है। ये आज हम वेक्टर का क्वेश्चन लेकर के आए थे। इसके पिछले क्लास में हम बताए थे, तीनों क्लास में इंटीग्रेशन का कुछ कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्ट, लॉजिक्स, ये सब डिस्कस किए थे। और अगर फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है, या तो प्रीवियस क्लास में या तो खुद का कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसमें अगर दिक्कत है, आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी लॉजिक्स में दिक्कत है, कमेंट में लिखिए और मैं अगला वीडियो उसको सॉल्व करने में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।